बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम अगेन शॉर्ट क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। आज जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। इसकी स्टेटमेंट है व्हाट हैपन्स टू द टोटल रेडिएशंस फ्रॉम ब्लैक बॉडी इफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल्ड। आप जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उससे इमिट होने वाली रेडिएशंस की एनर्जी या इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। और आपने स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग ब्लैक बॉडी वाले टॉपिक में पढ़ा था कि एनर्जी ऑफ एमिटेड रेडिएशंस इज इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4। इसमें टी है टेम्परेचर और सिग्मा है स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ में आने वाला कांस्टेंट। अब इसमें जो क्वेश्चन है आपको ये कहा गया है कि जो टेम्परेचर है ब्लैक बॉडी का आपने उसे डबल कर दिया। अगर आप टेम्परेचर को डबल करते हैं तो जो एनर्जी या एमिटेड रेडिएशंस की जो एनर्जी है उसमें कितना चेंज आएगा वो आपने बताना है। अगर टेम्परेचर जो न्यू टेम्परेचर है वो ओरिजिनल टेम्परेचर का डबल है तो न्यू एनर्जी उसके लिए हमने जो टर्म यूज की है वो है टी प्राइम एंड ई प्राइम। न्यू टेम्परेचर टी प्राइम इज द डबल ऑफ ओरिजिनल टेम्परेचर and new energy is E prime which is equal to sigma T prime power 4. New temperature is double of original temperature, so आपने 2T को पुट किया। 2 की जब आप 4 पावर कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 16 और T पावर 4। अब इसमें जब आप रीअरेंज करेंगे तो जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये बेसिकली ओरिजिनल एनर्जी है दैट इज सिग्मा T पावर 4। सो 16 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एनर्जी आएगा आपके पास नंबर या अमाउंट ऑफ न्यू एनर्जी रेडिएटेड। सो जब आप टेम्परेचर को डबल करते हैं ब्लैक बॉडी के केस में तो उसमें जो एनर्जी रेडिएटेड होगी वो 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू द ओरिजिनल एनर्जी रेडिएटेड। सो ये एक सिंपल सा फार्मूला जिसमें आपने डबल टेम्परेचर पुट करके कैलकुलेट करना है एनर्जी की अमाउंट को। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें कहा गया व्हाई डोंट वी ऑब्जर्व कॉम्पटन इफेक्ट विद विजिबल लाइट। आपने कॉम्पटन इफेक्ट में पढ़ा था कि जब एक फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है तो फोटोन अपनी रिमेनिंग एनर्जी जो कि ओरिजिनल एनर्जी से कम होती है उस एनर्जी के साथ एक डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जाता है। और इस प्रोसेस में जो चेंज इन वेवलेंथ ऑफ फोटोन आया था उसे आपने कॉम्पटन शिफ्ट कहा था। अब आपसे ये पूछा गया है कि यही अगर आपने कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन इफेक्ट ऑब्जर्व करना है तो विजिबल लाइट जो आपकी ऑर्डिनरी सराउंडिंग में लाइट मौजूद है उससे ये प्रोसेस क्यों नहीं होता। आपने जब टॉपिक पढ़ा तो आपको बताया गया था कि एक्स रे फोटोन के पास वो पर्टिकुलर एनर्जी होती है जिससे वो कॉम्पटन इफेक्ट जनरेट करता है। क्योंकि कॉम्पटन इफेक्ट के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो है 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। लेकिन जो ऑर्डिनरी विजिबल लाइट है उसकी एनर्जी इस रेंज से कम होती है। क्योंकि ये एनर्जी विजिबल लाइट की कम है सो ऑब्वियसली उसमें आपके पास कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन इफेक्ट का फिनोमेना आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सो इसका आंसर सिंपल है। फॉर कॉम्पटन इफेक्ट एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी फ्रॉम 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इन केस ऑफ विजिबल लाइट photon energy is less than this required range. So that's why we are unable to observe Compton shift or Compton effect by using visible light. ये तो थे आज के दो सिंपल से शॉर्ट क्वेश्चन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स क्या हैं। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट है इफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स all have the same kinetic energy which has the shortest wavelength। अब कौन से पार्टिकल्स हैं? वो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इन 4 पार्टिकल के बारे में आपसे कहा गया कि जो चारों पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। अगर सेम काइनेटिक एनर्जी है तो फिर बताएं
कि इन 4 पार्टिकल्स में से किसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। इसके लिए हम हेल्प लेंगे डी ब्रॉय वेवलेंथ इक्वेशन की, और वो है लैम्डा विच इज वेवलेंथ इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय mv। अब क्वेश्चन में हमें ये कहा गया कि ये जो चारों पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो हमें ये तो मालूम है कि इन चारों पार्टिकल के मैसेज एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सो पहले हम इस डी ब्रॉय वेवलेंथ इक्वेशन में जहां डिनोमिनेटर में मोमेंटम या प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी आ रहा है, यहाँ हम पहले इसे चेंज कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी में, ताकि फिर हम सेम काइनेटिक एनर्जी वाली कंडीशन को यूज करते हुए वेवलेंथ का चेंज कैलकुलेट कर सकें। अब इसमें जो आपके पास ये फैक्टर है मास इनटू वेलोसिटी, इसे आप मोमेंटम कहते हैं, p इक्वल्स टू mv। अब आपने इस इक्वेशन में स्क्वायर किया तो इट विल बी p स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। इसमें जो m स्क्वायर का फैक्टर है उसे आप स्प्लिट कर लें, m बाहर कर लें और mv स्क्वायर आप ब्रैकेट में कर लें। अब क्योंकि आपने इसे काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग चेंज करना है तो हमारे माइंड में है कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। सो हम इसमें कुछ चेंज लाएंगे सो दैट वी कैन जनरेट हाफ mv स्क्वायर फैक्टर इन दिस। इसके लिए आप इस पूरे फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। जब आपने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, आप इस 2 के फैक्टर को इस m के साथ कंबाइन करें तो इट विल बी 2m, और ये वाला 2 का फैक्टर आप इस ब्रैकेट वाले फैक्टर के साथ कंबाइन कर दें तो इट विल बी 2m, और ब्रैकेट में आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर, एंड दिस हाफ mv स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी। सो 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो आपके पास p स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। इसमें p को आप ऑब्वियसली स्क्वायर के फॉर्म में है, स्क्वायर रूट ले लें तो p किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब आपके पास ये जो इक्वेशन थी इसमें h डिवाइडेड बाय mv किसके इक्वल आ जाएगा, h डिवाइडेड बाय p, और p को आप इससे रिप्लेस करेंगे तो इट विल बी h डिवाइडेड बाय 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें h क्या होता है, ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी। और आपसे कहा गया कि इन चारों पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है। सो इट मीन्स कि इसमें h डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी का जो फैक्टर है ये वाला, ये क्या हो जाएगा, ये एक कांस्टेंट फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि h तो खुद ही कांस्टेंट था और काइनेटिक एनर्जी चारों के लिए क्योंकि सेम है उसमें वेरिएशन ही नहीं है। सो h डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी सेम हो गया। तो आपके पास जो रिमेनिंग फैक्टर बचेगा वो है अंडर रूट 2m, जिसके अकॉर्डिंग लेम्डा किसके, मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर वेवलेंथ और मैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब जिसका मैस सबसे कम होगा उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, और जिसका मैस सबसे बिगर होगा उसकी वेवलेंथ सबसे फिर शॉर्टेस्ट होगी। इन 4 पार्टिकल्स में से जो अल्फा पार्टिकल है उसका मैस सबसे ज्यादा होता है, सबसे हैवी पार्टिकल है अल्फा। सो अगर अल्फा पार्टिकल का मैस सबसे ज्यादा है तो फिर उसकी वेवलेंथ क्योंकि मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वेवलेंथ फिर सबसे शॉर्टेस्ट होगी। सो m अल्फा which is mass of alpha is largest, so wavelength of alpha particle is shortest because all have same kinetic energy. सो ये है कि किस तरह आपने वेवलेंथ और मैस का रिलेशनशिप फाइंड करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा गया इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन हैव द सेम डी ब्रॉय वेवलेंथ विच पार्टिकल हैज ग्रेटर स्पीड। अब इसमें अगेन आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिए गए और कहा गया कि दोनों की जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है वो सेम है, लेकिन आप जानते हैं कि दोनों के मैस में डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन लाइटर है और प्रोटॉन हेवियर है। अब अगर इनके पास वेवलेंथ सेम है तो फिर ऑब्वियसली इनकी वेलोसिटी में भी डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से इनकी वेवलेंथ सेम हो गई। अब वो डिफरेंस कैसे आपको पता चलेगा, इनमें से कौन तेज चल रहा था कौन स्लो चल रहा था, उसके लिए आप अगर इक्वेशन देखें डी ब्रॉय की तो वो है लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv, क्योंकि उसने कहा कि वेवलेंथ सेम है। सो वेवलेंथ सेम होने के लिए आप पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें।
mv का फैक्टर आप लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो लेमडा आपके पास डिनोमिनेटर में आएगा, mv इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय लेमडा। अब ये जो प्रोडक्ट है मैस इनटू वेलोसिटी ऑफ दीज टू पार्टिकल्स वो किसके इक्वल है, h ओवर लेमडा। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, जो कि सेम है दोनों के लिए। अगर वो सेम है तो इसका मतलब अगेन h ओवर लेमडा का फैक्टर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर h ओवर लेमडा आपके पास कांस्टेंट है तो इसका मतलब कि ये mv किसके इक्वल हो जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। सो mv इज इक्वल टू कांस्टेंट। और जब भी कोई प्रोडक्ट कांस्टेंट के इक्वल हो तो उस प्रोडक्ट में मौजूद दोनों क्वांटिटीज फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। सो mass and velocity product is constant, so mass and velocity are inversely proportional। अब इन दो पार्टिकल्स में से जिसका mass सबसे कम होगा वो उतना ही तेज चल रहा होगा। और आपको मालूम है कि mass of electron लेस देन होता है mass of proton। सो अगर mass कम है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फिर प्रोटॉन की वेलोसिटी से ज्यादा होगी, तब ही दोनों सेम वेवलेंथ के साथ मूव कर सकेंगे। सो ये अगेन डी ब्रॉय वेवलेंथ से ही रिलेटेड क्वेश्चन था जैसे कि प्रीवियस वन था। और अगेन आपने यही देखा कि मैस और वेलोसिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। सो जिसकी मैस की वैल्यू कम उसकी वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। सो यहाँ से अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 अगेन किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया व्हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर हार्मफुल टू स्किन व्हाइल विजिबल लाइट नॉट। ये सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट की जो एनर्जी है वो ऑब्वियसली विजिबल लाइट के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होती है। उसकी क्या रीजन है, उसकी रीजन ये है कि अल्ट्रावायलेट लाइट आपके स्पेक्ट्रम में जिस जगह पर एग्जिस्ट करती है वो एक हाई फ्रीक्वेंसी रेंज को कैरी करती है। सो अल्ट्रावायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, सो इसका मतलब उनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। सो जब आपके पास अल्ट्रावायलेट लाइट के फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा हो और वो आपकी स्किन को हिट करे तो ऑब्वियसली एक एनर्जेटिक फोटॉन जब आपकी स्किन को हिट करेगा तो वो एक हार्मफुल इफेक्ट जनरेट करेगा। एज कंपेयर टू अल्ट्रावायलेट लाइट जो विजिबल लाइट के फोटॉन्स हैं वो एक लो एनर्जी फोटॉन्स होते हैं और जब लो एनर्जी फोटोन आपकी स्किन को हिट करेगा तो ऑब्वियसली वो हार्मफुल इफेक्ट जनरेट नहीं करेगा। इसमें आप इक्वेशन यूज करेंगे एनर्जी की विच इज hf, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, f इज द फ्रीक्वेंसी एंड यू नो फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट। सो एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट मस्ट बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट। बिकॉज ऑफ द हाई एनर्जी photons ultraviolet light is harmful for skin as compared to low energy photons of visible light। ये तो एक सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन था जो कि एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट से रिलेटेड था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन 22 में आपसे कहा गया एन इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब इज कनेक्टेड टू अ डिमर स्विच। डिमर स्विच वो होता है जिसकी हेल्प से आप बल्ब की ब्राइटनेस को ज्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। सो उसने कहा कि व्हेन द बल्ब ऑपरेट्स एट फुल पावर इट अपीयर्स वाइट बट एज इट इज डिम्ड, यानी स्विच से आपने यानी जो डिमर स्विच था उसकी हेल्प से आपने इसे डिम किया तो इट लुक्स मोर एंड मोर रेड। एक्सप्लेन। ये भी सिंपल सी बात है कि जब आप डिमर स्विच की हेल्प से बल्ब को, जो कि एक इनकैंडिसेंट बल्ब है जिसमें आपने फिलामेंट को यूज किया होगा, फुल पावर पर लेकर आते हैं। सो जब डिमर स्विच को आपने फुल पावर पर सेट किया होगा तो फिलामेंट के अंदर हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा और हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होगा। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो एनर्जी वो एमिट करेगा वो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज की एनर्जी होगी क्योंकि टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी या एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो एट फुल पावर आपके पास टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड लाइट ज्यादा होगी और जब हाई फ्रीक्वेंसी लाइट एमिट हो रही हो तो वो वाइट लाइट को इंडिकेट करती है।
लेकिन इसी डिमर स्विच को जब आप लो पावर मोड पर यानी डिम मोड पर लेकर आते हैं तो ऑब्वियसली फिलामेंट के अंदर हीटिंग इफेक्ट कम हो जाता है। जब हीटिंग इफेक्ट कम हुआ तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो आपके पास जो इमिटेड लाइट है वो एक लो एनर्जी रेंज में चली जाएगी। और लो एनर्जी का मतलब होता है लो फ्रीक्वेंसी, और लो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है लॉन्गर वेवलेंथ। और इसमें भी अगर आप इस इक्वेशन की हेल्प लें, E इज इक्वल टू HF, और इसको फर्दर आप लिखें तो ये होगा HC ओवर लैम्डा। यानी जब आप फुल पावर मोड पर हैं तो टेम्परेचर ज्यादा है, सो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, सो एमिटेड लाइट की एनर्जी भी ज्यादा होगी। और जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है उसमें वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्टर होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो फुल पावर मोड में टेम्परेचर ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और वेवलेंथ शॉर्टर है। सो जब वेवलेंथ शॉर्टर हो तो आप व्हाइट लाइट की तरफ मूव करते हैं। लेकिन जब आप लो पावर मोड में आएंगे यानी डिम मोड में आएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी। जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो मैंने अभी बताया फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ये लॉन्गर या बिगर हो जाएगी। और जब आप विजिबल स्पेक्ट्रम में बिगर वेवलेंथ की तरफ जाते हैं तो वो शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द रेड कलर, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ होती है और लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस होती हैं। सो लो टेम्परेचर, लो फ्रीक्वेंसी, लॉन्गर वेवलेंथ, और लॉन्गर वेवलेंथ में आप किस तरफ शिफ्ट करेंगे, रेड कलर की तरफ शिफ्ट करेंगे। So at full power, temperature of the filament increases, due to which wavelength of the emitted light decreases. अभी मैंने बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज हो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, देन वेवलेंथ शॉर्टर हो जाती है। जब वेवलेंथ डिक्रीज हुई तो लाइट बल्ब अपीयर्स वाइट। लेकिन जब आप डिमर सिचुएशन में आएंगे तो डिमर सिचुएशन में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वेवलेंथ जो एमिटेड लाइट की है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब वेवलेंथ इंक्रीज हो रही हो तो आप रेड कलर की तरफ शिफ्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे लॉन्गर वेवलेंथ है। सो डियर स्टूडेंट, ये था कि किस तरह टेम्परेचर, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। ये थे आज के शॉर्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मजीद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ मुलाकात करेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।